बजटरी कंट्रोल टॉपिक में अब तक हम लोगों ने पढ़ा बजट क्या है, बजटिंग क्या है और बजटरी कंट्रोल क्या है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बातचीत किया था टाइप्स ऑफ बजट्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स हमारे पास हैं, टाइम बेसिस पर भी हैं और एक्टिविटी बेसिस पर भी हैं। तो एक्टिविटी बेसिस पर बजट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फ्लेक्सिबल बजट, सेकेंड कैश बजट एंड थर्ड फंक्शनल बजट। थोड़ा फ्लेक्सिबल बजट लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और आज की क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये है कैश बजट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा है। बड़ा ध्यान रखिए कि कैश बजट ऑलवेज एक शॉर्ट टर्म बजट होता है और ये बजट जनरली हम लोग 3 to 6 मंथ्स के लिए, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं। कैश बजट प्रिपेयर करने का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? हम लोग फ्यूचर के लिए एक एस्टिमेशन कर रहे हैं कि हमारे पास फ्यूचर में कैश की पोजीशन क्या होगी। बजट ऑलवेज फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर फ्यूचर के लिए ये एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में हमारे यहाँ कैश की पोजीशन क्या होगी। मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा सर, कैश कितना भी हो हमें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है बेटा। अगर हमारे पास फ्यूचर में कैश सरप्लस रहने वाला है, अगर हमें आज ही मालूम पड़ जाता है कि अगले 3 महीने 6 महीने या 1 साल तक मेरे पास कैश 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए फ्री पड़ा रहेगा, तो क्यों ना मैं इस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर दूं, कम से कम बैंक में एफडी ही करा दूं ताकि उससे मैं कुछ एडिशनल इनकम जनरेट कर पाऊं। और अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए कि फ्यूचर में कैश मेरे पास डेफिसिट होने वाला है, कोई डेफिशिएंसी आने वाली है, कम पड़ने वाला है, तो क्यों ना मैं बैंक वगैरह से पहले से ही इसे अरेंज करके रखूं ताकि मेरे पास कैश की कोई डेफिशिएंसी ना हो, वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब ना हो, प्रोडक्शन और सेल मेरी डिस्टर्ब ना हो। तो इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग कैश बजट यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। बट ये कैश बजट कैसे प्रिपेयर किया जाता है? एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ 3 मंथ्स के लिए हम लोग एक बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक जैन, फेब एंड मार्च। सपोज ये 3 मंथ्स के लिए कैश बजट प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें जनवरी का ओपनिंग कैश बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा। बट बाई चांस जनवरी का ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं दे रखा होगा तो इससे प्रीवियस मंथ यानी कि दिसंबर का क्लोजिंग कैश बैलेंस दे रखा होगा और जो दिसंबर का क्लोजिंग कैश है वही जनवरी के लिए ओपनिंग कैश बैलेंस होगा। बाई चांस ना तो जनवरी का ओपनिंग दे रखा है ना दिसंबर का क्लोजिंग दे रखा है, तो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाएं सर इसमें इंफॉर्मेशन नहीं तो नहीं करेंगे। बेटा उस केस में ध्यान रखिए हम लोगों को ओपनिंग कैश बैलेंस नील अज्यूम करना है, माना कि ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं था और यहीं से हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। बड़ा जनवरी के ओपनिंग कैश बैलेंस के बाद आपको सर्टेन इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि अब जनवरी महीने में हमारे पास कैश कहां कहां से रिसीव हो सकता है। तो सोचिए ना बेटा, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हमें कैश कहां से मिल सकता है? कैश का मेजर सोर्स है यह है सेल्स, और सेल्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो जनवरी के लिए हम लोग ये एस्टिमेशन कर रहे हैं कि जनवरी में हमारी कैश सेल कितनी होगी, वो जनवरी में पैसा मिलेगा। बट जो उधार माल बेचा है, जो क्रेडिट सेल की है, क्या उसका पैसा भी जनवरी में मिलेगा? बोले नहीं सर, ये डिपेंड करता है कि हमने अपने कस्टमर को कितने टाइम का क्रेडिट दिया है। बड़ा सपोज हमने 1 महीने की उधार पर माल बेचा है तो जनवरी में जितना भी क्रेडिट सेल किया उसका पैसा तो फेब में आएगा, बट बैटरी खत्म हो गई, चार्जिंग वो वाला S9 वाला वो यूज कर लेगा। चलिए, तो जनवरी के अंदर जो हमने उधार माल बेचा उसका पैसा तो फेब में आएगा, बट जो दिसंबर में हमने उधार माल बेचा था उसका पैसा तो जनवरी में आना चाहिए। तो ये कस्टमर से या डेटर से जो रिकवरी होगी, रिसीव होगी, वो अपन जनवरी में यहां पर कंसीडर करें। हमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन से मतलब है, एक्चुअल सेल कब हुई है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिसीट्स ऑफ कैश। द फर्स्ट वन इज कैश सेल्स।
बड़ा कैश सेल जिस महीने में हम लोग गुड सेल करते हैं उसी मंथ में हमें कैश रिसीव हो जाता है, तो ये अपना कैश सेल आ गया। सेकेंड इज रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स। जो प्रीवियस मंथ में, इससे पिछले महीने में अगर अपन ने उधार माल बेचा था तो उसका पेमेंट अपने को जनवरी में रिसीव हो जाएगा, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स। इसके अलावा हो सकता है हमने शेयर्स इशू किए हो सकता है हमने डिवेंचर इशू किए हो, उससे भी तो हमारा कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज होता ही है। तो यहां पर इशू ऑफ कैपिटल, बेटा हो सकता है पिछले महीनों में हमने कॉल इशू तो कर दी हो, कॉल के लिए हमने डिमांड तो कर ली हो, पैसा हो सकता है अपने को जनवरी में मिला हो, तो जनवरी में अपन वो अमाउंट यहां पर लिखेंगे, इशू ऑफ कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट कोई है उनको सेल कर दिया तब भी तो कैश हमारे को मिलेगा, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। बेटा ये अपनी टोटल रिसीट्स हो गई जनवरी मंथ की। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था, उसके बाद हमने जनवरी के रिसीट्स को एस्टिमेट कर लिया कि जनवरी में टोटल पैसा कितना हमें मिलने वाला है, यह है टोटल रिसीट्स ऑफ कैश। अब बात करते हैं पेमेंट्स के बारे में, तो पेमेंट्स ऑफ कैश, बेटा जो हमारे रिसीट्स है ना उसका ऑपोजिट अपने यहां पेमेंट हो जाएगा। सबसे पहले कैश सेल्स, कैश सेल में तो पैसा आया था, तो कैश परचेज जब करेंगे तो पैसा अपने यहां से आउटफ्लो होगा, यहां से चला जाएगा। तो ये पेमेंट के लिए क्या लिखेंगे, कैश परचेजेस। रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स की जगह क्या लिखेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। इश्यू ऑफ कैपिटल की जगह रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट की जगह परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। बेटा इनके अलावा बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें कई सारे एक्सपेंसेस और इनकर्ड करने होंगे। फॉर एग्जांपल वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इनके अलावा इनकम टैक्स का पेमेंट हमें करना पड़ सकता है, इनके अलावा डिविडेंड वगैरह का पेमेंट हमें करना पड़ सकता है। तो ये सभी एक्सपेंस में इंडिविजुअल अलग अलग नहीं लिखकर एक साथ लिख लेता हूं, यहां लिख रहे हैं ऑल कैश एक्सपेंसेस। तो कैश एक्सपेंस ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन इज नॉट टू बी कंसिडर हियर, क्योंकि ये कैश एक्सपेंस नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस है। तो यहां पर कैश एक्सपेंस में क्या आएगा, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इनकम टैक्स और डिविडेंड, ये सभी आ गए ऑल कैश एक्सपेंसेस। तो यहां पर अब आप मुझे बताएं, अगर आपको ये एस्टिमेट हो गया हो, आपने अनुमान लगा लिया हो कि जनवरी मंथ में ओपनिंग कैश इतना होगा, जनवरी की रिसीट्स हमारी इतनी होगी, टोटल कैश की पोजीशन ये आएगी और इसमें से ये कैश हमें पेमेंट करना है, तो क्या आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि जनवरी के एंड में आपके पास क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या रहेगा? ये हमने एस्टिमेशन किया। और जो जनवरी का क्लोजिंग कैश बैलेंस है, नाउ इट विल बिकम्स ओपनिंग कैश बैलेंस फॉर फेब्रुअरी। बेटा अब अपन फेब के लिए एस्टिमेशन करते हैं कि फेब में टोटल रिसीट्स कितनी होगी, एस्टिमेट करते हैं कि फेब में पेमेंट कितने करने होंगे और पता लगाते हैं कि फेब के एंड में हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना होगा। बेटा जो फेब का क्लोजिंग होगा यही मार्च का ओपनिंग हो जाएगा। ये मार्च के पेमेंट्स और ये मार्च का क्लोजिंग कैश बैलेंस। सिमिलरली हम लोग चाहें तो 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बेटा एक बात बताइए, अगर आपने ये एस्टिमेट कर लिया कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च, नेक्स्ट 3 मंथ्स तक हमारे पास कैश 5 लाख रुपए हमेशा ही पड़ा रहेगा, सरप्लस पड़ा रहेगा, क्या करें, इस 5 लाख रुपए को कहीं बैंक में एफडी करा देते हैं कि एडिशनल इनकम हम लोग जनरेट कर लेते हैं। और अगर हमें लगता है कि हमारे पास अगले 2-3 महीनों में कैश की डेफिशिएंसी होने वाली है, क्यों ना बैंक मैनेजर से बातचीत कर लें,
और बैंक से हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह कुछ अरेंजमेंट करके रखें तो हमें यहाँ क्राइसिस नहीं आएगा। तो बेटा ये है एक कैश बजट। अब बेटा इस कैश बजट को प्रिपेयर करने के दौरान जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है? वो आती है क्रेडिट पीरियड के अकॉर्डिंगली हमें पेमेंट्स कब रियलाइज होंगे या हमें पेमेंट्स कब करने होंगे, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। बेटा सपोज करिए जनवरी मंथ में आपने क्रेडिट सेल किया है 5 लाख रुपीस का। जनवरी मंथ में आपने क्रेडिट सेल किया है 5 लाख रुपीस का, ये उधार माल बेचा है और ये आपने क्रेडिट सेल किया है 2 मंथ्स की क्रेडिट के लिए, 2 महीने के लिए उधार दी है। तो बताइए ना बेटा, अगर जनवरी में आप माल बेचते हैं 2 महीने के उधार पर, आपको पेमेंट कब रिसीव होगा? रिसीट्स फ्रॉम जो डेटर्स हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं ना, तो ये पेमेंट आपको कब रिसीव होगा? ऑब्वियस 2 महीने के बाद, मार्च में। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर रहे हैं क्रेडिट पीरियड एंड पेमेंट। तो अगर आपने 2 मंथ्स की क्रेडिट दी है तो पेमेंट कब मिलेगा? मार्च में, राइट? बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। अच्छा, आपने अगर 1 मंथ की क्रेडिट दी हो, आपने जनवरी में क्रेडिट सेल किया 5 लाख का और 1 महीने की उधार दे रहे हैं, पेमेंट कब मिलेगा? ऑब्वियस है फेब में। तो अगर 1 मंथ की क्रेडिट दे रहे हैं तो पेमेंट आएगा फेब में। बड़ा प्रॉब्लम कब आती है? जब आपसे ये कहा जाता है कि जनवरी में आपने 5 लाख का माल बेचा है और आपने इन्हें क्रेडिट दी है हाफ मंथ की। अब बताइए आपको पेमेंट कब मिलेगा? अगर आपने जनवरी में 5 लाख रुपीस का गुड सेल किया है और हाफ मंथ की आपने अपने कस्टमर को क्रेडिट दी है, आपको यह अमाउंट कब रिसीव होगा? बेटा ये आंसर गलत है कि 15th को मिलेगा या 16th को मिलेगा या 31st को मिलेगा। नहीं, हम लोग ये जो गुड सेल करते हैं ना, ये पूरे महीने में किसी एक पर्टिकुलर डे पर सेल नहीं करते हैं। ये गुड सेल होता है थ्रू आउट द मंथ, पूरे महीने में धीरे धीरे करके हम लोग इस गुड्स को सेल करते हैं। बट अगर हम लोग जनवरी मंथ के बारे में बात करें, माना कि ये अपना जनवरी मंथ है और ये अपना फरवरी मंथ है, तो जनवरी मंथ में अगर मैंने 5 लाख रुपए का माल बेचा ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 तारीख को ही सारा माल बिक गया होगा तो सारा 16 तारीख को हमें पैसा मिलेगा। नहीं, नेवर। ये माल हमने इवनली पूरे महीने में धीरे धीरे करके बेचा होगा। तो एक एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि ये 1 तारीख से 15 तारीख तक अपना कितना माल बिक गया होगा? 2,50,000। और 16 तारीख से 30 तारीख तक कितना मिला होगा? 2,50,000। तो फर्स्ट 15 डेज की सेल थी 2,50,000, नेक्स्ट 15 डेज की सेल थी 2,50,000। अब सोचिए कि जिस आदमी को अपने 1 तारीख को माल बेचा, उसको हमने आधे महीने का यानी 15 दिन का क्रेडिट दिया, उसका पैसा कब आएगा? 16 तारीख को। जिसको 2 तारीख को माल बेचने हैं वो पेमेंट कब आएगा? 17 को। जिसको 3rd को माल बेचा वो पेमेंट आएगा 18 को। जिसको 4th को बेचने वो आएगा 19 को। तो जिसको 15th को माल बेचा वो पैसा 30 तारीख को आ जाएगा। तो स्टार्टिंग के 15 दिन की जो सेल है उसका अमाउंट हमें इसी महीने में नेक्स्ट 15 डेज में रिसीव हो जाएगा। बट जिस पर्सन को हमने 16 तारीख को माल बेचा है इसका पेमेंट आएगा फरवरी की 1 तारीख को। जिसको 17 तारीख को माल बेचा वो 2 तारीख को आएगा, 18 वाला 3 तारीख को आएगा, यानी कि अगले 15 दिन में इसका पेमेंट आएगा। तो जनवरी में जितना भी हमने क्रेडिट सेल किया, अगर हमने हाफ मंथ का क्रेडिट दिया है तो आधा अमाउंट तो अपने को सेम मंथ में यानी जनवरी में मिलेगा और बाकी का आधा अमाउंट अपने को नेक्स्ट मंथ में यानी फरवरी में मिलेगा। तो यहां पर ध्यान रखिए, हाफ अमाउंट विल गेट इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड हाफ अमाउंट इन द मंथ ऑफ फरवरी। इज इट क्लियर? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? बेटा अगर सपोज करिए हमने अपने कस्टमर को हाफ मंथ की जगह 1/4 मंथ की क्रेडिट दी,
तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिए कि हम लोग एक मंथ को 4 वीक में डिवाइड कर लेते हैं। बेटा फर्स्ट वीक में जितना भी माल सेल होगा हमने उसे 1/4 मंथ की क्रेडिट दी है, तो इसका पेमेंट नेक्स्ट वीक में आएगा, सेकेंड वीक का थर्ड वीक में, थर्ड वीक का फोर्थ वीक में, मगर फोर्थ वीक का पेमेंट आएगा नेक्स्ट मंथ में। तो जितनी भी सेल थी उसका 3/4 अमाउंट हमें सेम मंथ में मिलेगा, 1/4 अमाउंट हमें नेक्स्ट वीक में मिलेगा। तो 3/4 अमाउंट इन द सेम मंथ जनवरी एंड 1/4 इन द नेक्स्ट मंथ फेब्रुवरी। अगर यहां हम लोग 1/8 मंथ की क्रेडिट देते हैं, जनरली ऐसा नहीं होता बट एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो बड़ा 7/8 अमाउंट ये जैन में मिल जाएगा, 1/8 अमाउंट हमें फेब में मिलेगा। तो ये क्रेडिट पीरियड के अकॉर्डिंगली हमें पेमेंट कब मिलेगा ये डिटेल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की है। बेटा ये है कैश बजट एंड आई होप सो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे फंक्शनल बजट। थैंक यू।